कब लगा कर जमा आया क्या यहाँ पे? यहाँ पर आया मैं पूछ होगा यार, यहीं कहीं होगा, टेंशन ना ले। पाकिस्तान की पर इंडिया की याद है, लेकिन अभी ना तो तुम्हारे पंद्रह के लिए हमारा इतनी वर्तमान काल अन्य पुरुष। मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? हमारा सर जी हाँ हमारा सर हाँ हाँ, आज का सेशन स्टार्ट करें हम। जी हमारा सर हाँ, कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं? 7 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं अभी। अभी कम क्यों हो गए पार्टिसिपेंट्स? सारे क्यों नहीं ज्वाइन हुए अभी? नमो नमो अरिहन्ताणं, नमो नमो श्री सिद्धाणं, नमो नमो आयर्याणं, नमो नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहूणं, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो
मंगलानं च सवेसिं पदममहा वै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं पदममहा वै मंगलम्। हाँ, सभी पार्टिसिपेंट्स और आते हैं, जुड़ते हैं। तब तक हम थोड़ा सा लास्ट जो सेशन था उसका रिवीजन करेंगे। तो जो अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष के अंदर यह जो है, मतलब यह महिला है, यह बालक है, यह पुरुष है, तो हाँ, यह बालक है, यह महिला है, यह पुरुष है, तो इसके लिए इमो और इमा ये एक वचन के अंदर आता है। तो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में समझा है आपकी जो क्रियाएं हैं, अकर्मक क्रियाएं वही क्रियाएं हैं, और सर्वनाम क्या रहेगा? यह के लिए इमो, इमा। पुल्लिंग के लिए बताइए, पुल्लिंग के लिए क्या होगा? सो या सा? हाँ, इमो। सो। हाँ, ये सो और सा का हो गया है। हम यह करेंगे ना, यह मतलब यह महिला, यह बालक, यह पुरुष, तो यह पुरुष है, यह पुरुष खेलता है, यह पुरुष नाचता है, तो इसके लिए कौन सा? हाँ, हाँ नहीं, इमो। हाँ, इमो, उसके लिए इमो का प्रयोग होगा। और यह स्त्री नाचती है, यह स्त्री हंसती है, यह स्त्री खेलती है, जागती है यह स्त्री, तो उसके लिए इमा। एक वचन के अंदर अन्य पुरुष एक वचन में इमा आएगा। यहाँ आया आपको समझ में सभी को? देखो यहाँ पर है इमो हसई, यह पुरुष हंसता है। बोलिए सेंटेंस। एक आप बोलिए सेंटेंस। वापस रिवीजन है, ये हमारा हो चुका है, लेकिन आपको रिवीजन थोड़ा सा लेकर के फिर आगे का स्टार्ट करेंगे। इमो नचई। हाँ, इमो नचई। कौन बोलेगा? और हंसाली जी बोलिए। आप पहले लास्ट क्लास में नहीं थे ना? मत करो, चलो अभी हुई ना। नहीं, नको करो, वही को हुए ना। श्रेया बोलिए। जी माँ। हाँ, इमो खेले, यह पुरुष खेलता है। हाँ, उल्लस का बनाइए। उल्लस का? हाँ, इमो उल्लसई। हाँ, हाँ, चंद्रा जी आप बताइए। इमो जगई। हाँ, इमो जगई। एक सेंटेंस इधर बैठे हैं हमारे सामने लीला जी कर्नावट, आप एक। हाँ, इमो नचई। हाँ, इमो नचई। तो इमो किसके लिए आता है? पुरुष के लिए। पुरुष के लिए। हाँ, इमो किसके लिए आता है? पुरुष के लिए। पुल्लिंग के लिए इमो का मतलब होता है यह। देखो यहाँ पे आपको बताया है इमो यानी यह पुरुष। अभी और कौन बनाएगा सेंटेंस? किसने नहीं बनाया है सेंटेंस? एक सेंटेंस फॉर्म करिए। इमो डरई। हाँ, इमो डरई। और इमो जगई। हाँ, इमो जगई। इमो परिकमई। इमो परिकम्माई। यह प्रत्यय आपका सेम ही रहेगा, प्रत्यय चेंज नहीं होगा। जो ये प्रत्यय है ना, ई, ती, ये आपका चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? सिर्फ आपका सर्वनाम बदलेगा और आपकी क्रिया भी वही रहेगी। सर्वनाम आपका ये सो और सा लगाते थे ना, इसकी जगह सो किसके लिए आता है? वह पुरुष। ये वह अगर पुल्लिंग है तो सो आएगा, स्त्रीलिंग है तो वह स्त्री यानी सा महिला।
सा सा बाला इस तरह से आएगा। बाला। हाँ, तो ये आपका ये वह के लिए है सो और सा, और इमो और इमा किसके लिए है? यह और सब आप अपने आप को म्यूट करिए। जो आप आंसर देते हैं वही आप अनम्यूट करके आंसर देंगे। हाँ, किसकी आवाज है? सा बाला है ना। हाँ, आगे स्त्रीलिंग के भी आपको आगे आएंगे इसमें, नेक्स्ट पीपीटी में, नेक्स्ट स्लाइड में है। ये देखिए आपकी क्रियाएं सेम है, और इमो की जगह स्त्रीलिंग में इमा, और प्रत्यय क्या है? ई प्रत्यय। अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन स्त्रीलिंग के लिए इमा सर्वनाम है और ई प्रत्यय आएगा, और आपकी जो वर्ब्स है, क्रियाएं हैं, वो सेम है। तो आपको एक सेंटेंस जैसे इमा हसई, यह स्त्री हंसती है, आपने ये ब्रैकेट के जो पुरुष या स्त्री आपने नहीं किया है तो भी कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इमा सर्वनाम आपने इमा लिखा है तो वह ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि यह स्त्री के लिए आया है। तो इमा हसई यानी यह हंसती है, यह हंसती है, इमा आया तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये स्त्रीलिंग के लिए है। सेंटेंस एक एक सेंटेंस बोलिए क्रियाएं लगा करके और इमा लगा करके। इमा परिकमई। हाँ, अभी आपको बोलना भी है, उसका सेंटेंस का मीनिंग भी बोलना है। यह प्रतिक्रमण करती है। गुड। हाँ, करती है यानी स्त्रीलिंग ही है। करता है, अगर आपने बोला कि इमो बड़ी कमई, तो यह प्रतिक्रमण करता है। आपको जो आप सेंटेंस बोल रहे हैं ना, तो उसका हिंदी मीनिंग भी आपको ती है, ता है, अगर आप बताएंगे ना तो वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग उसमें आपका समझ में आ जाता है। हाँ, और कौन बनाएगा एक सेंटेंस? हाँ, लीला जी यहाँ पे बैठे हैं, लीला जी बनाएंगे। आप ऊपर की क्रियाएं हैं ना, यहाँ पे क्रियाएं, एक क्रिया लीजिए इसमें से, लुक। लुक, इमा लुकई। हाँ, अभी इसका हिंदी मीनिंग बताइए। यह स्त्री छिपती है। हाँ, यह छिपती है, अगर आपने ये सब बोला तो भी राइट है सेंटेंस। अच्छा। और यह स्त्री छिपती है तो भी सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। हाँ, यह खेलती है। हाँ, नहीं, आप इसको इसमें प्राकृत में सेंटेंस बनाना है। इमो स्त्रीलिंग का सेंटेंस बनाइए चंद्रा जी। इमा खेलती है। इमा खेलई ना? हाँ, इमा खेलई। देखो ये इमा है, ये आपका सर्वनाम है। सो और सा वह के लिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए आता है। सो और सा यानी वह, हम बोलते हैं ना, वह स्त्री वह पुरुष, और इमो और इमा, यह स्त्री यह पुरुष, उसके लिए इमा आता है। और प्रत्यय आपका सेम ही रहेगा। प्रत्यय क्या है? ई प्रत्यय। थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्रत्यय क्या है? ई प्रत्यय है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान काल चल रहा है हमारा, आपको काल भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा काल है। अभी नेक्स्ट हमारा ना शुरू होगा, कौन सा भूतकाल शुरू होगा, उसके पहले आपका मैं रिवीजन ले रही हूँ ये। हाँ, ये देखिए आपके ये फॉर्मूला, इमो यह पुरुष, इमा यह स्त्री, वर्तमान काल के अन्य पुरुष एक वचन में ई प्रत्यय लगता है, जैसे हस प्लस ई हसई। अन्य पुरुष पुल्लिंग सर्वनाम शब्द इम, ये सर्वनाम इम का इमो बना है। ओ प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन, पुल्लिंग है, पुल्लिंग के अंदर प्रथमा विभक्ति एक वचन में ओ प्रत्यय आता है, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में स्त्रीलिंग में आ प्रत्यय आता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो सर्वनाम क्या है आपका? इम, ये फिक्स है सर्वनाम।
लेकिन स्त्रीलिंग में आ लग जाएगा और पुल्लिंग में ओ लग जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ ना? नहीं मास्टर, फिर से बताइए एक बार का। अच्छा, देखिए यह के लिए प्राकृत के अंदर जैसे इंग्लिश में दिस आता है, हाँ, संस्कृत में इदम आता है, यह अयम आता है। पुल्लिंग के लिए अयम आता है, लेकिन स्त्रीलिंग के इसके अंदर प्राकृत के अंदर इम आता है। हाँ, ये जो इम है ना सर्वनाम, जी मास्टर। हाँ, प्राकृत के अंदर यह के लिए इम सर्वनाम आता है। हाँ, तो इस इम सर्वनाम के अंदर जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग के अंदर प्रथमा विभक्ति एक वचन। अभी ये विभक्तियां अभी हमारी सिर्फ फर्स्ट विभक्ति चल रही है, आगे विभक्तियां हम आगे के सेशंस में लेंगे, लेकिन अभी आपकी जितने भी चल रहे हैं सेशन वो सब प्रथमा विभक्ति के अंदर चल रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथमा विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन पुल्लिंग के अंदर तो ओ प्रत्यय लगता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में ओ प्रत्यय लगता है और स्त्रीलिंग के अंदर आ प्रत्यय लगता है। पुरुष के लिए मो लगता है। हाँ, इमो। हाँ, तो इम प्लस ओ अगर संधि करेंगे तो इमो हो जाता है। इम प्लस ओ संधि किया तो इमो हो गया। और इम प्लस आ क्या होगा? संधि करेंगे तो इमा। ठीक है ना? सबको आया समझ में? जी मास्टर। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये अन्य पुरुष पुल्लिंग सर्वनाम शब्द इम का प्रथमा विभक्ति एक वचन में इमो यानी पुरुष तथा स्त्रीलिंग एक वचन में इमा स्त्री रूप बनता है, यानी स्त्री के लिए इमा सर्वनाम आता है। एग्जाम्पल, इमो हसई, यह पुरुष हंसता है। अगर आपने पुरुष नहीं बोला तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं है, क्योंकि इमो हसई, इमो ऑलरेडी क्या है? पुरुष लिंग में है इमो। तो इमो हसई यह हंसता है, इमा हसई यह हंसती है। आया सभी को क्लियर हुआ? हाँ मास्टर। सो और सा आप करते आए हैं ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर सो हसई, सो खेलई, सो नचई, वैसे यहाँ पर इमो हसई, इमो खेलई, इमो नचई। हाँ, और स्त्रीलिंग के अंदर इमा हसई, इमा खेलई, इमा जगई, इमा उलसई। प्रत्यय आपका सेम रहेगा, ई प्रत्यय। सभी को आया समझ में? हाँ मास्टर। ये चंद्र सिंह जी कोठारी अनम्यूट करके बताइए, सभी को समझ में आ गया ना इतना? हाँ महाराज जी। हाँ, फिर वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन के अंदर जैसे ते और ताओ लगाते आए ना, थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर, जैसे आप वे पुरुष, वे सब पुरुष, वे सब ताओ के लिए, स्त्रियों के लिए ताओ यानी ताओ स्त्रियों के लिए आता है तो बहुवचन के अंदर यानी वे सब स्त्रियां। तो इसी प्रकार यह के लिए क्या आ जाएगा? पुरुलिंग के लिए इमे और स्त्रीलिंग के लिए इमाओ। इमाओ। आया सभी को समझ में? पुल्लिंग के लिए इमे और स्त्रीलिंग के लिए इमाओ, ये बहुवचन के अंदर आएगा। इमे पुल्लिंग बहुवचन और इमाओ पुल्लिंग स्त्रीलिंग, सॉरी स्त्रीलिंग बहुवचन। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो वापस पूछ सकते हैं। देखिए और सी को वापस बताऊंगा। ये सो और सा, ये सो यानी वह पुरुष, हम बोलते हैं ना कि वह पुरुष। हाँ, जैसे ये पहले हमारे आया था सो और सा, ये पहले आया था हमारे, देखो सो आया था। हाँ, सो हंसई। ये देखिए, ये देखो अभी ये जो है ये पहले आया था सो,
ये सो हसई, वह हाँ, वह हंसता है, वह खेलता है, वह नाचता है। हाँ तो ये सब क्या है? ये सो यानी वह, सो ये वह पुल्लिंग हंसता है। है। और और सा सा मतलब? सा यानी स्त्रीलिंग। वह नाचती है, वह खेलती है, सा नचई, सा सा खेलई, नचई, हाँ सा खेलई, ये सा आया ना, ये नचई, देखिए, हाँ। है ना। सा आएगा स्त्रीलिंग हाँ, के लिए। यस। और ते और ताओ पुल्लिंग के अंदर ते बहुवचन आता है, और स्त्रीलिंग के लिए ताओ बहुवचन आता है। अच्छा, पुल्लिंग के लिए हाँ ते आता है। हाँ हाँ, फॉर्मूला ये तो थोड़े तो याद ही रखने पड़ेंगे। पढ़ता पढ़ता हुई चला। हाँ, ये सिर्फ आपको, ये अगर आपने सर्वनाम आपको याद है, हाँ, और आपको प्रत्यय याद है, और वर्ब्स अगर आपको याद है, तो फिर आपको इजी हो जाएगा बहुत। और ये तो थोड़ा सा आपको रखना ही पड़ेगा, कुछ तो फॉर्मूलाज आपको लर्न करने ही पड़ते हैं। इमो, इमा, फिर इमे बहुवचन के अंदर आप सेंटेंस देखिए। इमे हसंती, ये दोनों या ये सब हंसते हैं, ये सब हंसते हैं। ये सब पुरुष हंसते हैं। इमे जगंती, ये सब पुरुष जागते हैं, ये सब पुरुष नचंती यानी नाचते हैं। हाँ, इमे नचंती। एक सेंटेंस बनाइए, कौन बनाएगा? आशा जी बेतमुथा। जी माँ साहब। हाँ, एक सेंटेंस बनाइए इमे का। हाँ, इमे उल्लासई। इमे उल्लासई करेक्ट है। इसका हिंदी मीनिंग बताइए सेंटेंस का। वे सब हंसते हैं। यस, हाँ। अभी कौन बताएगा? संगीता जगंती। संगीता जी कटारिया, एक सेंटेंस बनाइए इमे का। इमे खेलंती, ये दोनों या ये सब खेलते हैं। हाँ, अभी इन्होंने एकदम करेक्ट बताया है। पता है ये क्या बहुवचन के अंदर है? आपने एक वचन का प्रत्यय लगाया था। हाँ, आशा जी बेदमुथा, आपको आया समझ में? हाँ माँ साहब। देखो, प्रत्यय ये इमो और इमा के लिए प्रत्यय ई प्रत्यय है, और इमे और इमाओं के लिए प्रत्यय कौन सा है? इंती प्रत्यय है। तो आपको प्रत्यय भी ध्यान रखना है। और अच्छा अच्छा, हाँ, है ना? इमम उल्लासंती। हाँ, करेक्ट। यस। हाँ माँ। अभी देखो, है ना, एक दूसरे का हम सुनते हैं ना, तो हमें जल्दी समझ में आता है। हाँ माँ साहब, हाँ, बराबर। अभी चंदा सिंह जी कोठारी, आप करिए, अनम्यूट करिए, एक सेंटेंस फॉर्म करिए। आशा जी कोठारी, एक सेंटेंस बनाइए। हाँ, इमे खेलंती, इसका हिंदी मीनिंग बताइए। ये सब करते हैं। ये सब, वापस बोलिए। इमे खेलंती, ये सब खेलते हैं। हाँ, यस, ये एकदम करेक्ट सेंटेंस बताया। अभी शारदा जी बोरा, अनम्यूट करके बताइए, एक सेंटेंस बनाइए। इमे जगंती, ये दोनों ये सब जागते हैं। हाँ, ये सब जागते हैं। श्रेया एक सेंटेंस बनाओ। जी माँ साहब। हाँ इमे हसंती, ये सब हंसते हैं। हाँ, यस, गुड, ये सब हंसते हैं। सोनल जैन, एक सेंटेंस बनाइए। जी माँ साहब। इमे लुकंती, ये दोनों ये सब छिपते हैं। हाँ, गुड। अब कौन बना? अजय जी प्रसाद, आप नहीं आए थे लास्ट 2 क्लास में। अजय प्रसाद जी, तो रिस्पांस नहीं है क्या? एक सेंटेंस। मैं मैं क्लास में नहीं आया था पिछला, इसलिए मैं थोड़ा पिछड़ गया हूँ। मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ असल में, तो मुझे थोड़ा सा ये पिछला वाला जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, वो इसीलिए हम रिवीजन ही ले रहे हैं। ये आपको अच्छा, ना, ये लास्ट का रिवीजन ही है। तो आप सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस है ना, उसी तरह से एक सेंटेंस आपको फॉर्म, आप ट्राई करिए। ये देखिए, इमे
ये इमे है वो बहुवचन के अंदर थर्ड पर्सन, प्लूरल के अंदर सर्वनाम है पुल्लिंग का। तो ये सर्वनाम लगा करके आपको ये क्रिया है और ये प्रत्यय है, एक सेंटेंस फॉर्म करिए। लाईन द्यायची आता खाली वॉचमॅन कडून भाजी उशीर आहे नाही तर वेळ आहे बाकी जाऊन दे नको नको लावू जा ते कोण आहे काही ते आवता नाही ना छोटं आप सभी म्यूट हो जाइए, सभी की आवाज आ रही है पीछे से। हाँ ट्राई करिए अजय प्रसाद जी। जी मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम बताना। शशि जी जैन। हाँ मेरा सब मथेन वंदन है। हाँ हाँ मेरा सब कौन सा सेंटेंस बनाना है? मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। अभी आपको यहाँ पे इमे पुल्लिंग का एक सेंटेंस बनाना है जो इस बहुवचन का है ना, अंतिम प्रत्यय लगा करके सेंटेंस बनाना। हाँ यस इमे डरंती। यस, इसका हिंदी मीनिंग बताइए। हम सब या हम दोनों डरते हैं। हाँ ये पुल्लिंग का सेंटेंस है और बहुवचन का सेंटेंस है। सभी को समझ में आया? इमे हसंती। हाँ अभी छाया जी बलदोटा एक सेंटेंस बनाइए। मथेन वंदमी मार साहब। हाँ इमे हसंती। हाँ ये सब हंसते हैं। हाँ या ये ठीक है। दोनों हंसते हैं। हाँ हाँ लीला जी कर्णावट परिकम का एक सेंटेंस बनाइए, परिकम क्रिया का। इमे परिक्रमंती। हाँ इसका हिंदी मीनिंग बताइए। ये सब प्रतिक्रमण करते हैं। हाँ ये सब प्रतिक्रमण करते हैं। आया सभी को समझ में? इमे ये हमारा सर्वनाम है। इमे किसके लिए आता है? यह के लिए। जब यह पुरुष, यह स्त्री, हाँ यह बालिका, यह बालक, अगर हमको ऐसे यह बताना है तो वहां पर इमो, इमा, इमे, इमाओ ऐसा लगेगा। स्त्री के लिए अभी इमा अभी आएगा ना अभी। अब नेक्स्ट, अब स्त्रीलिंग के लिए अब थर्ड पर्सन, यह जो सर्वनाम है उसके अंदर इमाओ जो है वह स्त्रीलिंग के लिए बहुवचन के अंदर आता है और उसके अंदर इमाओ का मतलब होता है स्त्रीलिंग, यानी ये सब स्त्रियां। इमाओ का मतलब ही क्या है? स्त्रियां, बहुवचन है। तो स्त्रियों के लिए इमाओ आएगा। तो ये सब आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। सर्वनाम इम, इमा, इम किसके लिए आता है? पुल्लिंग, इमा स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पुल्लिंग है, यहाँ स्त्रीलिंग बहुवचन के अंदर है तो इमाओ आया, यानी ये दोनों या ये सब स्त्रियां। सेंटेंस है इमाओ हसंती। इमाओ हसंती, ये दोनों ये सब स्त्रियां हंसती है। इमाओ जगंती, यानी ये सब स्त्रियां जागती हैं या ये सब जागती हैं। अब एक एक सेंटेंस बनाइए। हाँ चंद्रा जी यहाँ पे बैठे हैं, आप एक सेंटेंस बनाइए। इमाओ नचंती। हाँ इसका हिंदी मीनिंग बताइए। ये सब नाचती है। हाँ गुड, ये सब नाचती है। अभी एक सेंटेंस बनाइए। सोनल जी जैन, आप बनाइए सय। सय अभी किसी ने भी नहीं लिया है तो सय का एक सेंटेंस फॉर्म करिए। जी मां साहब। इमाओ सयंती, ये दोनों ये सब सोती है। हाँ यस। शशि जी एक सेंटेंस बनाइए। आप बनाइए नच। इमाओ नचंती। हाँ इमाओ नचंती, ये दोनों या ये सब नाचती हैं। यस। हाँ अभी लीला जी एक यहाँ पे बैठे हैं, लीला जी एक सेंटेंस बनाइए। कौन सा शब्द लेना? उल्लस। इमाओ उल्लसंती। इमाओ उल्लसंती, इसका हिंदी मीनिंग बताइए। ये सब खुश होती है। हाँ ये सब खुश होती है। देखिए आपको मैं हिंदी मीनिंग पूछती हूँ तो आपको जो ये वर्ब्स हैं
तो आपको वर्ब्स का भी आपको हिंदी मीनिंग पता चलता है कि ये जग का मतलब क्या है, उल्लस का मतलब क्या है, परिकम का मतलब क्या है, तो आपको इनका मीनिंग भी साथ में समझ में आ जाता है। सभी को आया? क्लियर हुआ सभी को? हाँ मारा साहब। पूजा, पूजा तातेड़ एक सेंटेंस फॉर्म करिए। मारा साहब। हाँ इमाओ डरंती। हाँ, यस, गुड। इसका हिंदी मीनिंग बताओ। ये सब डरती है। हाँ, इमाओ डरंती, ये सब डरती है। संगीता जी कटारिया एक सेंटेंस बनाइए। इमाओ लुकंती। यस, गुड। ये सब या ये दोनों छुपती है। छुपती है। हाँ, तो आपने छुपती है बोला है ना, ये सेंटेंस, तो हाँ ये ऑलरेडी क्या है? स्त्रीलिंग है ना? हाँ तो स्त्रियां नहीं बोला तो वो समझ में आ जाता है कि ये स्त्रीवाचक है। आशा जी तो उदयपुर फिर कैसा बोलेंगे मारसा? कैसा बोलेंगे फिर? क्या? ये छिपना का हाँ, करके छिपना बताओ ना मारसा। नहीं, बराबर बोला उन्होंने। मैं तो आपको ये सब छिपती है, इन्होंने ऐसा बोला है ना, तो मैंने ये बोला कि अगर स्त्रियां, अगर आपने नहीं भी बोला है ना, तो भी उसमें आपको अंडरस्टैंड भी हो जाता है कि ये इमाओ बोला है तो वो स्त्रियों के लिए ही आया है। हाँ, आशा जी कोठारी एक सेंटेंस बनाइए। इमाओ परिकमंती, हाँ, प्रतिक्रमण करते हैं। करते हैं नहीं, करती है। हाँ, ये प्रतिक्रमण करती है, ये सब प्रतिक्रमण करती है। प्रतिक्रमण करती है। हाँ, श्रेया एक सेंटेंस बनाओ। जी मारा साहब। इमाओ इमाओ खेलंती, ये हाँ। सभी दोनों खेलती हैं। गुड। शारदा जी बोरा एक सेंटेंस बनाइए। इमाओ जगंती, हाँ, ये दोनों, ये सब जागती है। यस, गुड। अब मुझे लगता है आप सबको क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया है ना सबको? जी महाराज साहब। आगे बढ़ू ना? जी मारा। हाँ, मतलब इमे जो है वो प्लूरल, ये मैस्कुलिन के लिए हो गया और स्त्रीलिंग के लिए इमाओ। यस यस। जैसे हाँ, आपने लास्ट क्लास नहीं की ना, इसलिए आपको थोड़ा सा वो क्रिटिकल लग रहा है, लेकिन आपने लास्ट क्लास की होती ना तो आपको इजी हो जाता था। देखते हैं, अगर रिवीजन क्लास कभी रखा जाएगा तो आप उसमें अटेंड कर लेना। जी। ये फॉर्मूलास है। इमे, ये दोनों या ये सब पुरुष, इमाओ, ये दोनों, ये सब स्त्रियां। वर्तमान काल, ये आपको ध्यान रखना है कि अपना प्रेजेंट टेंस चल रहा है। वर्तमान काल के अन्य पुरुष बहुवचन में ती प्रत्यय लगता है, जैसे हस प्लस ती, हसंती। अन्य पुरुष पुल्लिंग सर्वनाम शब्द इम का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में इमे यानी पुरुष में पुरुषवाचक तथा स्त्रीलिंग में इमाओ यानी स्त्रीवाचक रूप बनता है, जो हमने पहला हम कर चुके हैं। एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं। इमे हसंती, ये दोनों पुरुष या ये सब पुरुष हंसते हैं। इमाओ हसंती, ये दोनों या ये सब स्त्रियां हंसती हैं। ये आपका मैंने करा दिया है। अभी नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं। इमाओ हसंती। ये मैंने आपका पिछला रिवीजन क्लास ही लिया है, आपको पक्का कराने के लिए और आपको अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए। जैसे आपने क्रियाएं पढ़ी थी, तो उसके अंदर आपने जितनी भी क्रिया हस, जग, नह, ये सब क्रियाएं पढ़ी ना, हस, जग, नच, तो ये सब अकारांत क्रियाएं पढ़ी थी। अभी तक हमने कौन सी क्रिया पढ़ी? अकारांत। जो क्रियाएं के अंत में अ होता है उसको अकारांत कहते हैं। पहले भी हमने शब्द पढ़े 4 प्रकार के,
बताइए कौन से 4 प्रकार के शब्द कौन से हैं? अकारांत, आकारांत, इकारांत और उकारांत। यस, गुड। हाँ, ये आपने बताया। अभी देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग है, आपको मालूम है आकारांत स्त्रीलिंग। और एक और भी होता है जिसे हम ओकारांत बोलते हैं, यानी जो शब्द या जो क्रियाएं के अंत में ओ होता है, जिन क्रियाओं के अंत में ओ की ध्वनि निकलती है वो ओकारांत क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ओकारांत क्रिया क्या है? हो का मतलब होता है उपस्थित होना या उपस्थित होता है, क्योंकि अभी हमारा चल रहा है वर्तमान काल ही चल रहा है। तो ये पल्ला ये आकारांत क्रिया है और हो क्या है? ओकारांत क्रिया है। पल्ला यानी भागना, सा पल्लाई। हाँ, ऐसे बोला जाता है कि वह भागती है। अभी आएगा नीचे आपको। नहा का होता है नहाना। देखो अभी आपको और क्रियाएं आई है यहाँ पे, वो कौन सी आई? आकारांत और ओकारांत। पला का मतलब होता है भागना, नहा का मतलब नहाना। ये देखो नहाना किससे बना है? नहा क्रिया से। ठा यानी ठहरना, कहीं पर भी हम ठहरते हैं ना तो वो ठा क्रिया होती है। और हो क्रिया है उसका ये ओकारांत क्रिया है, यानी उपस्थित होता है, यानी बोलते ना मैं उपस्थित हूँ। तो उसके लिए हो क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है अहम होमी, यानी मैं उपस्थित होता हूँ। क्लियर हुआ? देखो अहम तो आपका, बोलो अहम क्या है? कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है? अहम एक वचन। एक वचन। हाँ, उत्तम वचन। हाँ उत्तम पुरुष है, करेक्ट है। अहम होम, अहम किसके लिए आया है? ये फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर है। हाँ, अहम यानी मेरे लिए आया है ना, अपने लिए। हाँ, तो अहम होमी यानी मैं उपस्थित होता हूँ। अब ये तुमम पलासी, हाँ, ये सी प्रत्यय कौन से पुरुष का है? कौन बताएगा? अन्य मध्यम। हाँ करेक्ट, मध्यम पुरुष है। देखो हाँ, ये देखो तुमम, ये तुमम भी कौन सा पुरुष है? मध्यम। यू। देखो करे आपको है ना, बहुत इजी में मैंने समझाया था। फर्स्ट पर्सन यानी आई, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन है दे। तुम मीन्स दूसरा पर्सन। देखो तुमम पलासी, अभी देखो जब हम फर्स्ट पर्सन का हम अगर सर्वनाम लेते हैं तो क्रिया जो वर्ब लगेगा ना, वर्ब का प्रत्यय जो लगेगा वो भी कौन सा लगेगा? फर्स्ट पर्सन। और एक वचन। जो क्रिया होगी और जो हम सर्वनाम लेंगे, अगर एक वचन का सर्वनाम लिया तो हमारा जो सफिक्स लगेगा, प्रत्यय लगेगा, वो भी कौन सा लगेगा? एक वचन। एक वचन का लगेगा। अगर हमने बहुवचन लिया है तो प्रत्यय भी बहुवचन का लगेगा और सर्वनाम भी बहुवचन का आ जाएगा। यहाँ पे एक वचन का है। आया? सबको क्लियर हुआ? अभी जैसे तुमम पलासी, ये तुमम सेकंड पर्सन है और सी प्रत्यय किसका है? सेकंड पर्सन का है। और तुमम एक वचन है तो सी प्रत्यय भी एक वचन का है। तुम भागते हो, सो ठाई यानी वह ठहरता है। अन्य पुरुष। हाँ गुड, किसने बताया अन्य पुरुष? शारदा बोरा। हाँ यस, सो ठाई, ये सो किसका है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष एक वचन। और ई प्रत्यय, देखो क्रिया में आपका चेंजेस नहीं हुआ। चेंज क्या हुई है? प्रत्यय। यहाँ प्रत्यय, क्रिया तो सेम ही रहेगी और प्रत्यय भी उसका ही रहेगा। जो पुरुष जो वचन है उसका प्रत्यय भी वो फिक्स है। सिर्फ क्रिया आपकी बदल गई ना। जैसे यहाँ पे तुमम पला की क्रिया आई है, यहाँ पे ठा आई है क्रिया। ठा यानी ठहरना। तो ये सो अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्रिया भी थर्ड पर्सन सिंगुलर का सफिक्स लगा है। क्रिया के पीछे
जो सफिक्स यानी प्रत्यय लगा है वो भी किसका लगा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर का। वह ठहरता है। तुम्हें नहाइता, देखो अभी ये नहाइता, देखो ये तुम है। अभी ये कौन सा है? पुरुष। मध्यम पुरुष। हाँ, बहुवचन है। बहुवचन में किसका है? बहुवचन कौन से पर्सन का है? मध्यम पुरुष। हाँ, मध्यम पुरुष बहुवचन। कैसे पहचाना आपने? तुम्हें। हाँ, तुम्हें। हाँ, तुम एक वचन है तो तुम्हें बहुवचन होगा। हाँ, और इत्था प्रत्यय बहुवचन का प्रत्यय है। इत्था जो है वो बहुवचन का प्रत्यय है। हाँ जी, बराबर है ना? इसलिए आपने पहचाना कि ये इत्था प्रत्यय लगा है और ये तुम्हें है, तो तुम्हें क्या है? प्लूरल है। और तुम्हें कौन सा पर्सन आता है? तो सेकंड पर्सन। आई के लिए, मी के लिए फर्स्ट पर्सन आता है, यू के लिए हमेशा सेकंड पर्सन ही आता है ना। है ना? क्लियर हुआ सभी को? हाँ हाँ, सभी को क्लियर हुआ ना अच्छी तरह से? हाँ, कोई भी कंफ्यूज नहीं होंगे ना? बहुत इजी है। सिर्फ आपको क्रियाओं को तो आपको जाने दो, सिर्फ आपको सर्वनाम याद रखना है और उनके प्रत्यय याद रखने हैं। है ना? अभी हमने पहले भी अव्यय की परिभाषाएं पढ़ी थी। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय किसे कहते हैं? प्रीपोजिशन, जिसको प्रीपोजिशन बोला जाता है इंग्लिश में। अव्यय, देखो अगर आप इसका संधि विग्रह करके भी इसका मीनिंग निकालेंगे तो भी मीनिंग निकल जाता है। अव्यय, जिसका व्यय नहीं होता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, जो हमेशा एक जैसा बना रहता है। कोई भी क्रिया हो, कोई भी काल हो, कोई भी वचन हो, हाँ, सभी के अंदर जो अव्यय जो होते हैं, ये सारे अव्यय हैं। ये अव्यय एक जैसे ही बने रहते हैं। कोई भी सेंटेंस के अंदर कोई सा भी काल का सेंटेंस हो और कोई से भी पुरुष का सेंटेंस हो, कोई सा भी वचन हो, कोई सी भी क्रिया हो, लेकिन ये जो अव्यय है वो चेंज नहीं होते हैं। नो चेंज। जैसे अथ, अथ मतलब यहाँ, तथ मतलब वहां, न का मतलब होता नहीं, झति का मतलब होता है शीघ्र, पहिदिनम। देखिए प्रतिदिन के लिए क्या आया प्राकृत में? पहिदिनम। सदा, सया का सदा, कथ का मतलब होता है कहा, अज आज, ऐव यानी बहुत, अतीव बोलते हैं, अतीव यानी अतीव का मतलब होता है बहुत। संस्कृत में अतीव हो जाता है और प्राकृत में ऐव हो जाता है। अतीव का ऐव हो जाता है। जैसे संस्कृत में अत्र होता है ना, अत्र का प्राकृत में अथ हो जाता है। हाँ, कुत्र होता है संस्कृत में तो उसका प्राकृत में कथ हो जाता है। हाँ, और तत्र होता है संस्कृत में तो तथ हो जाता है। ये चेंज हो जाते हैं। हाँ, और अद्य, जैसे संस्कृत में अद्य होता है आज का, अज, तो वो अज हो जाता है। तो इस तरह से, और प्रतिदिनम, ये हिंदी वर्ड होता है ना, इसके ऊपर सिर्फ अनुस्वार लग जाता है संस्कृत में, प्रतिदिनम। तो प्रतिदिनम का ही पहिदिनम। आपको हमने पढ़ाया था, रूल्स है प्राकृत का कि न का न हो जाता है। ये न होता है ना, उसका न होता है प्राकृत के अंदर। इस न का, पहले वाले न का सेकंड वाला न हो जाता है। ये रूल है प्राकृत का। सभी को आया समझ में? अव्यय किसे कहते हैं? जो कभी नहीं बदलते। हाँ, तथ्य वाला दोबारा बता दीजिए। तथ्य मतलब वहां, यानी तत्र संस्कृत में बोलते हैं तत्र, और प्राकृत में उसका हो जाता है तथ्य। ठीक। तो आपको मैंने बताया था कि रूल है, त्र, श, ज्ञ, श, ये प्राकृत में नहीं होते हैं। तो उसकी जगह ये जो र का हो जाता है, लोप हो जाता है।
फिर उसको द्वित्व हो जाता है और पूर्व वर्ण, ये सब रूल्स है प्राकृत के अंदर, फॉर्मूलाज है, वो बहुत आपके बाद में जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना आगे वैसे वैसे आएंगे। तो ठीक है। अत्र का तत्व होता है, हम्म। अत्र का, ये अत्र है, अत्र का अथ हो जाता है, और ये सिर्फ न होता है, ये जो सिंगल, ये जो न है था ना, ये न का न हो जाता है यहाँ पे। हाँ, नहीं, न, नहीं, नो, कथ, यहाँ पे कुत्र होता है संस्कृत में, तो कुत्र का प्राकृत में कथ हो जाता है। ठीक। सभी को समझ में आया ना? कथ का मतलब क्या होता है हमारा सा? कहाँ? कहाँ का मतलब होता है कहाँ। अज, अज का मतलब होता है आज। किसको समझ में नहीं आया है? आगे बस। सभी को आया ना समझ में? जी महाराज। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। अथ ठामी, अथ ठामी, अभी यहाँ पे अहम, अहम के साथ में अव्यय जोड़ दिया है। देखो क्या अव्यय जोड़ा है? अथ। अथ का मीनिंग क्या हो गया? यहाँ। और ठा, ये देखिए ठा आकारांत क्रिया है। ये ठा आकारांत क्रिया है। और मी कौन से पुरुष का प्रत्यय है बताइए? उत्तम पुरुष एक वचन। गुड, उत्तम पुरुष एक वचन। तो अहम अथ ठामी, ये मैं यहाँ ठहरता हूँ। तो आपको अगर हिंदी में आपको नहीं भी मालूम हो ना, तो अगर आपको प्राकृत में मालूम है कि मी प्रत्यय मेरे लिए आया है, तो आप उसका हिंदी मीनिंग बराबर लगाएंगे। है ना? क्योंकि ये मी प्रत्यय किसके लिए आता है? एक वचन, फर्स्ट पर्सन, मेरे लिए आता है। तुमम तथ सयसी, तुम सोते हो, तथ, अब यहाँ पे सब अव्यय का प्रयोग हुआ है इसके बीच में। एक सेंटेंस बोलिए और उसका मीनिंग बताइए। आप इधर सेंटेंस बोलिए। जी महाराज साहब, मैं बोलूं? हाँ हाँ, एक बोलिए, एक जना बोलिए। हाँ, सो पई दिनम खेलई। हाँ, सो पई दिनम खेलई, वह प्रतिदिन खेलता है। गुड। हाँ, और नेक्स्ट? अम्हे न नहामो, हम सब नहीं नहाते हैं। हम सब नहीं नहाते हैं। अभी ये मो प्रत्यय कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? अम्हे यानी कौन सा प्रत्यय, कौन से पुरुष का, कौन से वचन का प्रत्यय है? उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष बहुवचन। बहुवचन। प्रथम, हाँ, जिसने प्रथम पुरुष बोला वो भी करेक्ट है। हाँ, लेकिन अपने इसमें प्राकृत के अंदर ना उत्तम पुरुष बोलते हैं और इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। तो आपको मैंने इजी आपको समझाने के लिए मैंने बताया, फर्स्ट पर्सन मेरे अपने लिए सेल्फ के लिए, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन अन्यत्र जो है दे। हाँ, तो आपने अगर फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष बोला तो भी कोई बात नहीं, गलत नहीं है आपका। और उत्तम पुरुष बोला तो भी गलत नहीं है, लेकिन उत्तम पुरुष बोलते हैं तो प्रॉपर वर्ड आता है। प्राकृत में प्रॉपर वर्ड उत्तम पुरुष ही है। ठीक है। हाँ, तो ये मो जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है। और अम्हे, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो क्या है अम्हे, क्या है? हम सब। अम्हे क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन, बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन। जी हाँ, बहुवचन है, लेकिन है क्या? जैसे अहम क्या है, तुमम क्या है, सो क्या है? सर्वनाम है, सर्वनाम है। यस, गुड, सर्वनाम। यही आपसे कहलाना चाहते थे कि ये सर्वनाम है। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए सोनल जी जैन। जी महाराज साहब। हाँ, तुम्हें झती पलायित था। हाँ, तुम सब शीघ्र भागते हो। हाँ, अभी इसमें बताना है तुम्हें कौन से पर्सन का कौन सा सर्वनाम है।
और ये इत्था भी कौन से पर्सन का कौन सा सर्वनाम है, मतलब कि कौन से पर्सन का प्रत्यय है? मतलब तुम्हें, मतलब ये सेकंड को क्या बोलेंगे प्राकृत में? मध्यम, हाँ, मध्यम, मध्यम पुरुष का अनेक वचन है नहीं, और अभी अनेक वचन नहीं बोलना, प्राकृत के अंदर मध्यम पुरुष बहुवचन। बहुवचन, हाँ, जी मैडम साहब, मध्यम पुरुष बहुवचन का सर्वनाम है। गुड, हाँ, और हाँ, फला इत्था, ये प्रत्यय इत्था मतलब ये इसका आया, मध्यम पुरुष का ही आया हमारा साहब, हाँ, मध्यम पुरुष बहुवचन का। हाँ, लेकिन क्या है ये प्रत्यय। इत्था, हाँ, प्रत्यय है। गुड, हाँ, समझ में आया देखो, सबको आपको समझ में आ गया ना कि ये प्रत्यय है इत्था, और ये बीच में हम न, पैदनम, तथ, अथ, ये सब हमने अव्यय लगाए हैं। अभी अव्यय चेंज हुए क्या कहीं पे भी देखिए, सेम आए ना अव्यय? जी मैम साहब, नो चेंज। देखो क्रिया चेंज हुई है, ठा लगा, सय लगा, खेल लगा, हाँ, प्रत्यय चेंज हुए हैं इनमें, हाँ, और सर्वनाम चेंज हुए, बट अव्यय चेंज नहीं हुए हैं। कहीं पे भी कोई से भी सेंटेंस में देखिए, जो अव्यय है वो सेम यहाँ पर अप्लाई हुए हैं। सभी को आया समझ में? हाँ, अभी नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए लीला जी। सा सया परिक्रमई, हाँ, वह सदा प्रतिक्रमण करते हैं, करती है, करती है, हाँ, हाँ, सा आया ना यहाँ पे, हाँ, ये सा, हाँ, कौन सा पुरुष का कौन सा वचन है? सा यानी उत्तम पुरुष है, नहीं, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, हाँ, अन्य पुरुष, हाँ, अन्य पुरुष का एक वचन, एक वचन, और अहम अत्थठामि, नहीं, अब वो हो गए, एक मिनट उनका पूरा हुआ नहीं। हाँ, और हाँ, ये परिकमई जो ई प्रत्यय लगा वो कौन से वचन का है और कौन से पुरुष का ई प्रत्यय है? सिंगुलर, हाँ, सिंगुलर एक वचन, सिंगुलर एक वचन बराबर, हाँ, लेकिन ये किसका है? जो पुरुष बताया उसी पुरुष का एक वचन है। कौन सा पुरुष बताया था आपने? अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष, वह सदा प्रतिक्रमण, सदा प्रतिक्रमण। अभी वह, ये देखिए, वह यानी थर्ड पर्सन हुआ ना। हाँ, यहाँ पे तुम नहीं है, हम सब भी नहीं है, वह भी नहीं है, मैं भी नहीं, तो क्या है यहाँ पे? अन्य पुरुष है ना? आया सबको समझ में? अब भूतकाल अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे। क्या है पास्ट टेंस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी मैं इसका पीपीटी हमको दे देना, हम करेंगे। वो तो हर बार देते हैं सभी। हाँ, अभी जितना कराए आपको समझ में आ गया ना सबको? जी 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 मैंने सब कुछ नहीं देता है। हाँ, सभी को ये पूरा, ये अपना प्रेजेंट टेंस आज कंप्लीट हो गया है। आकारांत औकारांत क्रियाएं भी आपको समझ में आ गई ना? जी, सभी को समझ में आ गया है ना? हाँ हाँ महाराज जी। तो ये प्रेजेंट टेंस यहाँ पे फिनिश होता है अभी। अब आगे हम भूतकाल पास्ट टेंस नेक्स्ट सेशन में लेंगे। जी, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल भी होते हैं। हाँ, इसलिए तो मैंने बोला ना आपको, मैंने बुलाया। हाँ, अभी आपका जैनिज्म का क्लास होगा। पेपर लेना निकल। हाँ, सभी को चैत्र का यह महीना सबके लिए मंगलकारी हो, आरोग्यकारी हो, शुभकारी हो। नए वर्ष की सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपको भी धन्यवाद महाराज साहब। धन्यवाद महाराज साहब, आपको भी। महाराज साहब, महाराज साहब आपको भी, आपके लिए भी कल्याणकारी हो चैत्र का महीना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सबकी शुभकामनाएं स्वीकार करते हैं हम। वो इसकी शुभकामनाएं। हम दोनों की तरफ से
आप सबको भी और आपकी भी सबकी हम आप स्वीकार करते हैं। आज हम जो पिछले सेशन में क्वेश्चन था किसी का कि वाचनाओं के बारे में वो पूछ रहे थे, तो आज हम वाचना करेंगे। वाचना का मतलब होता है, ये एक स्वाध्याय का भेद है। वाचना, प्रचना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। वाचना यानी रीडिंग। जैसे पहले हम कोई भी टेक्स्ट होता है तो उसको रीड करते हैं। तो हम पहले हमारी फ्लुएंसी रीडिंग में अच्छी होती है तो फिर उसके मीनिंग्स करते हैं। पहले आपको प्राकृत सिखाते हैं तो उच्चारण सिखाते हैं, आपको उच्चारण करवाना सिखाते हैं। इसी तरह से ये आगम होते हैं तो आगम को पहले रीडिंग, पढ़ना, वाचना यानी पढ़ना पढ़ाना। ये तो यहाँ पर आगम वाचना, यहाँ वाचना का मतलब सेमिनार है। जैसे आपने आगमों का सुना था ना, आगम जब हमने किए थे तो आपने सुना था कि कुछ विच्छेद हो गया। कौन सा सूत्र बताइए विच्छेद हो गया? दृष्टिवाद मारा साहब। करेक्ट, दृष्टिवाद हो गया था ना, विच्छेद। तो और बहुत सारे जो आगम थे उसमें से भी, क्योंकि पहले मौखिक परंपरा चलती रही और धीरे धीरे योग्य शिष्यों का अभाव हो गया। क्यों? क्योंकि मेमोरी सबकी इतनी शार्प नहीं थी कि एक बार उन्होंने, गुरु ने बता दिया और उनको लर्न हो जाए या उनको पूरा बाय हार्ट हो जाए, ऐसा नहीं रहा। और बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी आ गई, मतलब बहुत सारे फैमिन आ गए, 12-12 वर्ष के दुष्काल हो गए। तो उसके कारण से भी क्या हो गए, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय दुष्कर हो गया। जब भोजन प्रॉपर नहीं है, प्राकृतिक वातावरण ठीक से नहीं है, तो उस समय फिर मुनियों को भी क्या हो गया, बात करना या उसको सुरक्षित रखना, ये भी क्या हो गया, कठिन हो गया। तो द्वादशांगी का बहुत सारा भाग काल के दुष्प्रभाव से लुप्त हो चुका है ना। तो ऐसा कौन कौन माता है? श्वेतांबर परंपरा और दिगंबर दोनों ही परंपराएं एक मत से स्वीकार करती है कि अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी थे, जिनको 14 पुरों का ज्ञान था। आपको ये याद रखना होगा कि सबसे पहले जो आगम स्टार्ट हुआ, वो किसने आगम को स्टार्ट किया, किसका उपदेश हुआ सबसे पहले? सबसे पहले उपदेश किसका रहा? आगम गौतम स्वामी। सबसे पहले किसने उपदेश दिया? भगवान महावीर स्वामी ने ना। तो भगवान महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया, फिर इंद्रभूति गौतम ने क्या किया, उसको सूत्रबद्ध किया, फॉर्मूला के रूप में उसको सुरक्षित रखा। और उसके बाद सुधर्मा स्वामी, 11 गंधर्व भी हुए, लेकिन 9 गंधर्व भगवान के टाइम में मोक्ष में चले गए। इंद्रभूति गौतम ने शुद्ध को संभाला, उसको सूत्र रचना की, लेकिन वो भी केवल ज्ञानी बन गए, तो सुधर्मा स्वामी रह गए। ठीक है। तो भगवान महावीर स्वामी, फिर इंद्रभूति गौतम स्वामी। देखो ये पाठ परंपरा है, आपको ये याद रहना चाहिए। हाँ, भगवान महावीर से ये श्रुत आगम कब से शुरू हुआ? भगवान महावीर से शुरू हुआ, फिर इंद्रभूति गौतम हुए, फिर सुधर्मा स्वामी हुए, फिर उनके शिष्य जम्बू स्वामी हुए, और उसके बाद प्रभो स्वामी। यस, प्रभो स्वामी हुए, और उसके बाद भद्रबाहु स्वामी हुए। ठीक है। स्वामी भी थे क्या? हाँ, प्रभव स्वामी, फिर स्वयंभव स्वामी। स्वयंभव आचार्य स्वयंभव, जिन्होंने दशकालिक, हमने सुना था ना दशकालिक सूत्र के समय में। हाँ, तो फिर वो हुए, फिर उनके क्या हुए, भद्रबाहु स्वामी। बोलो टेबल बनाओ। हाँ, इसका आपको एक पूरा टेबल बनाना है, चार्ट बनाना है, तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है। हाँ, ये आपका होमवर्क है आज का। चार्ट बनाओ, उनका लाइन से लिखना है आपको। भगवान महावीर हुए, फिर इंद्रभूति
बताइए फिर कौन? सुधर्मा स्वामी, फिर जम्बू स्वामी, फिर प्रभव स्वामी, फिर स्वयंभव स्वामी और फिर भद्रबाहु स्वामी। भद्रबाहु स्वामी 7th नंबर है। तो इनके समय भयंकर अकाल पड़ा। किसके समय? भद्रबाहु स्वामी के समय। भद्रबाहु स्वामी। हाँ, उस समय बहुत बड़ा दुष्काल पड़ा। तो जैन मत भी श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में विभाजित होने लगा। क्यों? क्योंकि जो दक्षिण भारत में थे ना, वो जो एज इट इज थे, नग्न ही थे, और जो उत्तर भारत में थे उनका भौगोलिक कंडीशंस बहुत खराब है। उत्तर भारत की गर्मियों में अत्यंत गर्मी और सर्दियों में अत्यंत सर्दी, भयंकर सर्दी, और ऊपर से दुष्काल होने के कारण से अन्न वगैरह भी नहीं मिलता है। तो इसलिए फिर वो हाथों में पोछली लेकर के करना वो भी मुश्किल हो गया। फिर पात्र चालू हो गए, बर्तन चालू हो गए, लकड़ी के, मिट्टी के। उस समय मिट्टी के थे तो मिट्टी के बर्तन भी लेते थे साधु साध्वी। तो इस तरह से वो पात्र रखने लगे, और उधर खाना भी मुश्किल हो गया एक जगह पर। तो वो पात्र में ला करके लेकर के आते थे। तो लाने के लिए भी फिर कपड़े का इस्तेमाल, झोली का इस्तेमाल, ऐसे एक उत्तरीय का इस्तेमाल करने लगे। इस तरह से धीरे धीरे क्या हो गया? हाँ, श्वेतांबर परंपरा एक्चुअली तो दोनों थी ही भगवान के समय में भी, लेकिन फिर दुष्काल आदि के कारण से आचार्य भद्रबाहु फिर दक्षिण में चले गए। इस तरह से थोड़ा सा इनमें भेद, मतभेद जैसा कुछ कुछ बातों में होने लगा। तो आगमों का विच्छेद भी प्रारंभ हो गया। मतलब धीरे धीरे जो स्मृति में थे, वो स्मरण में थे, वो आगम भी धीरे धीरे क्या हो गए? लुप्त हो गए। मतलब भूलने लग गए। उनका रिविजन बराबर नहीं होता था, या फिर खाना पीना नहीं होता था, या जो अच्छे ज्ञानवान थे वो चले गए, स्वर्गवासी हो गए, या फिर कुछ लिखा हुआ नहीं होने से फिर लुप्त जैसा ही हो गया उनके साथ ही जिनको आता था। तो आगमों का विच्छेद प्रारंभ हो गया, और श्वेतांबर परंपरा वीर निर्वाण के 170 वर्ष बाद, और दिगंबर परंपरा वीर निर्वाण के 162 वर्ष बाद भद्रबाहु का स्वर्गवास काल मानती है। ठीक है, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत वर्षों का अंतर है। तो भद्रबाहु का जो स्वर्गवास हुआ उसके बाद चतुर्दश पूर्ववर आचार्यों का लोप हो गया। मतलब 14 पूर्वधारी भी खत्म हो गए, और 10 पूर्वधर आचार्य रह गए। आचार्य स्थूलिभद्र। अरे इधर केवल 10 पूर्वधर आचार्य रह गए, है ना? कौन थे वो 10 पूर्वधर? आचार्य स्थूलिभद्र। आचार्य स्थूलिभद्र, और फिर उनके शिष्य जो हुए, उनकी परंपरा वो वज्र स्वामी। हाँ, वज्र स्वामी। तो बोले वज्र स्वामी तक क्या चली थी? 10 पूर्वधर की परंपरा चली। हाँ, स्थूलिभद्र ने 10 पूर्व का लिया, उसके बाद वज्र स्वामी तक चली। फिर वीर निर्वाण संवत 551 में स्वर्ग सिधार गए वज्र स्वामी भी। इसके बाद में 10 पूर्वधर आचार्य भी लुप्त हो गए, वो भी उनके साथ ही ज्ञान चला गया ना 10 पूर्व का भी। तो एक विद्वान है मालवीय जी करके, उन्होंने अपनी पुस्तक में यह माना है कि आचार्य वज्रसेन का स्वर्गवास वीर निर्वाण के 554 वर्ष के बाद हुआ। मतलब भगवान महावीर का निर्वाण हुआ उसके 554, हाँ, 5 वर्ष बाद उनका वज्रसेन का निर्वाण, और 10 पूर्व का विच्छेद हो गया। और दिगंबर परंपरा मानती है कि अंतिम 10 पूर्वी आचार्य धरसेन हुए, और वीर निर्वाण के 345 वर्ष बाद 10 पूर्वधर आचार्य नहीं रहे। तो ये दोनों की परंपरा में ये कुछ वर्षों का अंतर हो गया, और आचार्य भी अलग हो गए हैं। इधर वज्रसेन है श्वेतांबर परंपरा में, तो दिगंबर परंपरा में धरसेन आचार्य है। इधर इन्होंने 554 वर्ष बाद माना है, तो ये 345 वर्ष बाद ही खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार दिगंबर परंपरा में चतुर्दश पूर्वधर और 10 पूर्वधर दोनों का ही विच्छेद क्रम श्वेतांबर परंपरा से पहले स्वीकार किया गया है।
अब आगम की वाचना है, मतलब जब ऐसी ऐसी परिस्थिति आ गई तो क्या करे। तो उस समय भगवान महावीर ने जो उपदेश दिए, गंधर्वों ने जो सूत्र गुंथे, और जैन वाङ्मय की परंपरा तो शुरू हो गई, मौखिक परंपरा, लेकिन याद रखना कठिन हो गया, तो विच्छेद क्रम शुरू हो गया। फिर उसको सुरक्षित रखने के लिए श्रमणों ने, साधुओं ने विचार किया कि अब हमको, अगर ऐसे ही हम बैठे रहे हाथ पे हाथ धर करके, तो जो हो गए, जो स्वर्गवासी हो गए, जो शुद्धधर हुए, जिनके पास ज्ञान था, वो भी जब चले गए, तो फिर अब और जिनको है वो भी चले जाएंगे, तो है जो भी चला जाएगा अपने पास। इसलिए उनका क्या करना, उनकी हमें सेमिनार लेना, वाचनाएं लेनी है, मतलब उनका देखो अभी आएगा आगे। ये देखो आगम वाचना कैसे हुई, सभी साधु बैठ जाते हैं, इनको जो जो लर्न है वो ताड़ पत्र के ऊपर, या फिर किसी को याद है तो वो भी बताता है कि ऐसा है ये पाठ, इस तरह से है। आपस में क्या करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, जिसको जो जो भी पाठ कंठस्थ है वो सब बैठ करके सम्मेलन करते हैं। श्रमण सम्मेलन टू प्रोटेक्ट द आगम्स फॉर पोस्टेरिटी। श्वेतांबर परंपरा में 12 अंगों को प्रधानता दी है, उसको अंग प्रविष्ट कहा है। 12वां दृष्टिवाद लुप्त हो गया तो 11 अंग उपलब्ध हुए। तो सबसे पहले किसने किया, तो देवाधिगणिक क्षमा श्रमण की वाचना है। वाचना का अर्थ है अध्यापन। देश काल और परिस्थिति के अनुसार जैसे आगमों की विस्मृति होती गई, वाचना का प्रयोजन स्थापित हुआ। उस समय जो युग प्रधान आचार्य हुए और स्थविर हुए, उन्होंने आगमों का अध्यापन और संकलन किया। संकलन का मतलब कलेक्शन करना, कलेक्शन करना। अध्यापन मतलब पाठों को बताना कि ये पाठ है, स्टडी करवाना, आगमों में ये गाथाएं है, इस तरह से है, चैप्टर्स है, अध्याय है। आगमों का विकास क्रमशः वाचनाओं द्वारा सुरक्षित रहा। तो सुरक्षा कैसी हुई, वाचनाओं के कारण ही सुरक्षित रहा। अगर वाचना नहीं होती तो और भी लुप्त होता जाता। जैन आगमों का निरंतर विकास होता गया तो 5 वाचनाएं जो है उसकी संक्षिप्त परिचय सारिणी दी गई है। यहाँ पर संक्षिप्त दिया है, आगे विवेचन दिया कि पाटलिपुत्र वाचना कब हुई थी, तो वीर निर्वाण के 160 वर्ष के बाद में, क्योंकि दिगंबर परंपरा 162 मानती है, श्वेतांबर परंपरा 170 मानती है, तो बीच का 160 का समय ले लिया। दूसरी वाचना कुमारी पर्वत उड़ीसा में हुई थी, खारवेल के राजा के समय में। तो राजा खारवेल कब हुए थे, तो ईसा पूर्व की 2री शताब्दी। हाँ, जेनेसन की क्लास चली है। ईसा पूर्व किसको कहते हैं, ईस्वी पूर्व से। नहीं ऐसे नहीं, मुझे थोड़ा डिटेल समझाओ ना। ईस्वी सन से पूर्व तो ठीक है, लेकिन बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के होने से पहले वाला जो समय है। ईसा मसीह से पहले आया, ये करेक्ट है। ईसा पूर्व है ना, ईसा मसीह के पहले 2री शताब्दी समय कुमारी पर्वत पर 2री वाचना हुई थी, और 3री वाचना मथुरा में हुई थी। वो कब हुई थी, तो वीर निर्वाण 827 to 840 के बीच में। किसके अध्यक्षता में हुई थी, आचार्य स्कंदिल की नेतृत्व में हुई थी। 4th है वल्लभी वाचना, नागार्जुनीय वाचना। तो ये आचार्य नागार्जुन के नेतृत्व में हुई थी, वीर निर्वाण 827 840। ये दोनों साइमल्टेनियसली हुई थी। अभी आपको आएगा, क्योंकि काल एक ही है ना, दोनों का काल एक है, तो दोनों एट ए टाइम हुई थी। और अगेन 5th वाचना हुई थी वल्लभी वाचना, जो देवाधिगणिक क्षमा श्रमण ने लेखन किया था, आगमों को लिपिबद्ध किया था फर्स्ट टाइम। वो हुई थी वीर निर्वाण 980 to 993 के बीच में। मतलब अगर कोई काल को इधर उधर करे तो इतने में हो जाता है। तो ये टेबल है। इसके बाद अभी देखो 1000 वर्षों तक
ये जो भगवान महावीर के बाद 980 है ना इनका समय, किसका? देवादिगणिक क्षमाश्रमण का। तो ये लगभग 1000 वर्ष के बाद में आगम लिपिबद्ध हुए। ठीक है, तो उन घटनाओं का जो समावेश है वो भी यत्र तत्र आगमों में हुआ है। वर्तमान जो आगम है वो देवादिगणिक क्षमाश्रमण की वाचना है, जो आगमों को पूर्ण रूप से परिष्कृत एवं संशोधित करके उन्होंने पुस्तकारूढ़ किया, एज ए टेक्स्ट बुक हमको मिला उनके बाद। उसके पश्चात उसमें संशोधन, परिवर्धन या परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब उसके बाद जो पाठ थे वो पाठों में कोई भी अंतर उसके बाद फेरफार नहीं हुआ। अभी फर्स्ट वाचना कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? 160 वर्षों बाद। हाँ, वीर निर्वाण के 160 वर्ष के बाद पाटलिपुत्र में हुई थी। 12 वर्षीय भीषण दुष्काल हुआ था उस समय। तब बहुश्रुतधर श्रमण आयु पूर्ण करके स्वर्गवासी हो गए। उस समय श्रमण संघ के आचार्य स्थूलीभद्र, उनको कितना पूर्व का ज्ञान था? अभी आया ना पीछे, 10 पूर्व का। यस, किसने बताया? 14 पूर्व का ज्ञान। आशा बेदमुत्था। हंसा बेदमुत्था ने सही आशा बेदमुत्था ने सही बताया। 10 पूर्वधर थे आचार्य स्थूलीभद्र। 14 पूर्वधर नहीं थे शशि जी? हाँ, 14 पूर्वधर, स्थूलीभद्र 14 पूर्वधर नहीं थे। ठीक है हमारे साथ। 10 पूर्वधर ही थे। 10 पूर्व भी उनको अर्थ सहित नहीं था। अच्छा, 9 था पूरा अर्थ सहित। हाँ, 9 पूर्व तक अर्थ सहित था। 10वां पूर्व उनको केवल अर्थ के बिना ओनली टेक्स्ट मूल पाठ ही दिया गया उनको। 10 पूर्व का था, 4 पूर्व को पूरा नहीं दिया था हमारे साथ। हाँ, बराबर है। तो वहां पर स्मृति के आधार पर एकादश अंगों को व्यवस्थित किया गया। देखो पाटलिपुत्र में कितना इम्पोर्टेंट काम हुआ कि जिनको जो जो मेमोरी में था, है ना, स्थूलीपत्र, क्योंकि उस समय 10 पूर्वधर थे। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आचार्य स्थूलीपत्र 10 पूर्वधर थे और उनके नेतृत्व में हुआ। तो वो काम कितने अच्छी तरह से हुआ, क्योंकि वो 10 पूर्व के, उनको पूरा नॉलेज था और उस नॉलेज के आधार पर उन्होंने क्या किया? 11 अंगों को व्यवस्थित किया। तो बहुत बड़ा फायदा हुआ इस पहली वाचना से, क्योंकि 10 पूर्वधर आचार्य का नेतृत्व मिला हुआ था। तो 12वां अंग दृष्टिवाद किसी को भी स्मरण नहीं था, इसलिए उसका संग्रह नहीं किया जा सका। भद्रबाहु द्वारा स्थूलीभद्र को 10 पूर्वों की अर्थ सहित और शेष 4 पूर्वों की शब्द रूप वाचना दी गई। ठीक है, 10 पूर्वों के अर्थ सहित और 4 पूर्वों की शब्द रूप वाचना किसको दी गई? स्थूलीभद्र। आप बोलेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा ना, याद हो जाता है। तो अभी मैं वापस पूछूं क्या, पहली वाचना कब हुई थी वीर निर्वाण के कितने वर्ष बाद? 160 वर्ष के बाद पाटलिपुत्र में। हाँ, 160 कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। किसके अध्यक्षता में हुई थी? कौन आचार्य कौन हुए जिनका नेतृत्व था? नहीं, लास्ट वाचना देवादिगणी लास्ट। सोच के बताओ, गलत नहीं बताना। आचार्य स्थूलीभद्र के इसमें। हाँ, आचार्य स्थूलीभद्र के नेतृत्व में हुई थी, करेक्ट। अभी द्वितीय वाचना ये कब हुई? ईसा पूर्व की प्रथम द्वितीय शताब्दी में, वीर निर्वाण के 300 से 330 वर्ष के मध्य में हुई थी। किसके समय में हुई थी? राजा खारवेल के समय में। सम्राट खारवेल। सम्राट खारवेल कौन थे? जैन धर्म के परम उपासक। हाथी गुफा अभिलेख से स्पष्ट है कि उन्होंने उड़ीसा के कुमारी पर्वत पर, देखो आज भी ये फेमस है उड़ीसा में, हाथी गुफा का अभिलेख जो है ना, उसके ऊपर ब्राह्मी लिपि में नवकार मंत्र और लिखा हुआ मिलता है, खरोष्टी लिपि में, उड़ीसा के कुमारी पर्वत पर।
तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी गुफाएं बनाई, उनकी पत्नी ने और उनकी माँ ने, इसकी राजा खारवेल की। और उन्होंने जैन मुनियों का एक संघ बुलाया और वहां पर उन्होंने सम्मेलन लिया। मौर्य काल में जो हो गए थे उनका वापस उन्होंने उद्धार करवाया। हिमवंत थविरावली या थेरावली प्राकृत में बोलते हैं नामक प्राकृत संस्कृत मिश्रित पट्टावली में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि सम्राट खारवेल ने प्रवचन का उद्धार करवाया, यानी भगवान महावीर की जो विशिष्ट वाणी है उसको प्रवचन कहते हैं, और उसका उन्होंने पुनरुद्धार करवाया। क्योंकि वापस मॉडिफिकेशन करवाने से क्या हुआ कि वो सुरक्षित रहा, है ना, उसमें हेरफेर नहीं हुआ, और जो पहले का था वो मेंटेनेंस हो गया। इसमें द्वितीय वाचना में किसके समय में हुआ था ये? सम्राट खारवेल के समय में, खारवेल के समय, वीर निर्वाण के 330 वर्ष के मध्य में, लगभग ईसा पूर्व की प्रथम द्वितीय शताब्दी। फिर नेक्स्ट है तीसरी वाचना। तीसरी वाचना हुई थी वीर निर्वाण के 827 to 840 वर्ष के उपरांत, यानी ईस्वी की तीसरी शताब्दी, ईस्वी सन की तीसरी शताब्दी। आपको आया समझ में डिफरेंस? ईसा पूर्व नहीं है, अभी क्या है? ईस्वी सन, तीसरी शताब्दी है। यस, तीसरी शताब्दी है। ईस्वी सन की तीसरी शताब्दी है, बराबर। और ये हुई आचार्य स्कंदिल के नेतृत्व में हुई। कहाँ पर हुई? मथुरा में हुई। हाँ, मथुरा में होने से ये तीसरी वाचना माथुरी वाचना के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? माथुरी वाचना। हाँ, कहते हैं कि इस समय भी 12 वर्ष का दुष्काल पड़ा था। श्रुत और श्रुतवेता दोनों ही नष्ट हो गए। दुर्भिक्ष की समाप्ति पर आचार्य स्कंदिल के नेतृत्व में आगम वेत्ता मुनि जो थे वो एकत्रित हुए। जिनको जैसा याद था उस आधार पर उन्होंने वापस श्रुत का संकलन किया, आगमों के गाथाओं का, सूत्रों का कलेक्शन किया। स्कंदिल ही एकमात्र अनुयोगधर थे। देखो, स्कंदिल जो हमारे आगमों की जो 4 अनुयोग हमने पढ़े थे ना पहले, आपको याद है? हाँ, लीला भाई कौन से? नहीं याद है। कौन सा? एक एक बोलो तो भी चलेगा। चरण करणानुयोग। हाँ, चरण करणानुयोग। शशि जी? धर्म कथानुयोग। हाँ, और गणितानुयोग। द्रव्य करणानुयोग। द्रव्यानुयोग और गणितानुयोग। गणितानुयोग। शाबाश, चारों पूरे कर दिया आपने अनुयोग। तो ये अनुयोग धर, ये आचार्य स्कंदिल हुए ना, तो वो चारों अनुयोगों से क्या करते थे? सूत्र पढ़ाते थे। मतलब जब वो सूत्र पढ़ाते हैं ना तो एक एंगल से नहीं पढ़ाते, चारों अनुयोगों के द्वारा उनको समझाते थे। तो आचार्य स्कंदिल अनुयोग के बहुत अच्छे ज्ञाता थे और श्रमणों को अनुयोग की उन्होंने वाचना दी। संपूर्ण अनुयोग स्कंदिल संबंधी माना गया। यह वाचना स्कंदिल वाचना के नाम से जानी गई। स्कंदिल वाचना, आवाज टकरा रही है। अच्छा, स्कंदिल वाचना के नाम से। हाँ, स्कंदिल की अध्यक्षता में हुआ ना, आचार्य स्कंदिल की अध्यक्षता में, इसलिए स्कंदिल वाचना। और चौथी वाचना जो है वो माथुरी वाचना। ये वल्लभी माथुरी वाचना जब हुई थी उसी समय में जो मुनि मथुरा में नहीं आ पाए, उन्होंने गुजरात में वल्लभी है, जब पालिताना जाते हैं ना तो रास्ते में वल्लभपुर आता है, वल्लभी, उसको वल्लभी बोलते थे। तो वल्लभी में नागार्जुन आचार्य हुए, उनकी अध्यक्षता में
दक्षिण पश्चिम में विचरण करने वाले जो श्रमण थे, जो पश्चिम भारत में और दक्षिण भारत में थे, वो सब वहां पर एकत्रित हुए और वहां पर उन्होंने जो विस्मृत श्रुत है उसको व्यवस्थित किया। जितना जिसको उपलब्ध हुआ वो सब उन्होंने सुव्यवस्थित किया। और नागार्जुन सूरी जितने भी साधुओं को वाचना दी, जो आए हुए साधु, इसलिए उस वाचना को नागार्जुनीय वाचना कहने लगे। हाँ, तो चूर्णियों में नागार्जुनीय नाम से पाठांतर मिलते हैं। पर्णवर्णा जैसे अंगवायु सूत्र में भी इनका निर्देश है। मतलब नागार्जुन ने जो पाठ दिया वो भी, जो वल्लभी में वाचना हुई थी, मथुरा में वाचना हुई थी, तो वो भी पाठ एज इट इज आगम में रहे। और उसके अलावा नागार्जुन जो वाचना अलग हुई थी वल्लभी में, वो भी पाठ जो है वो उन्होंने उसके साथ ही अटैच कर दिए, संकलित कर दिए। आया क्या समझ में? संकलित इकट्ठा कर, हाँ, इकट्ठा कर दिए। तो इसलिए चूर्णियों में नागार्जुन नाम से पाठांतर मिलता है। मतलब चूर्णी में जहां पर एक्स्ट्रा पाठ नागार्जुन के डाले, तो वहां पर उन्होंने ऐसा उल्लेख किया है कि नागार्जुन वाचना के हैं ये सब पाठ। ये लेसन सारे नागार्जुन वाचना के लिए हुए। मतलब पन्वना सूत्र में भी इसका प्रमाण मिलता है ना। मतलब पन्वना सूत्र में भी इसका मिलता है, तो वो प्रमाणित हो गया। ऐसा है। पर्णवर्णा सूत्र कौन सा बोलते हैं? पांचवी वाचना अभी। हाँ, तो ये कब हुई थी? तो वीर निर्वाण के 980 वर्ष के बाद में बहुत सारा ज्ञान राशि जो स्मरण रखना मुश्किल हो गया, उस समय वीर निर्वाण के 980 to 993 के बीच देवाधिगणिक क्षमाश्रमण जो आचार्य हुए, वो एक पूर्वधर आचार्य थे। उन्होंने वल्लभी में वापस वाचना की। ठीक है। चौथी वाचना भी वल्लभी में हुई, नागार्जुन आचार्य के समय हुई थी। वो ध्यान रखना है आपको। और ये पंचम वाचना देवाधिगणिक क्षमाश्रमण के समय हुई थी, लेकिन हुई थी कहाँ? जगह वही थी, वल्लभी। ठीक है, जगह एक ही थी। और वो आगमों को संकलित करके पुस्तकारूढ़ करने का उन्होंने प्रयत्न किया। ये पहला प्रयास था जब टेक्स्ट बुक के रूप में संकलन हुआ, कलेक्शन हुआ पूरे आगमों का। ताड़पत्रों के ऊपर हुआ, एक्चुअली पेपर नहीं थे उस समय। जो ताड़पत्र होते हैं ताड़ वृक्ष के, उन पत्तों को के ऊपर लिखा गया। इसमें मथुरा और वल्लभी वाचना का समन्वय किया। मतलब इन दोनों को उन्होंने कोऑर्डिनेट कर दिए। मथुरा वाचना जो हुई थी और जो वल्लभी वाचना हुई थी नागार्जुनाचार्य की, तो उन दोनों को उन्होंने एक साथ कर दिया। आया ध्यान में? एक रूपता लाने का उन्होंने प्रयत्न किया। और जहां पर मतभेद था, मतलब जहां जहां पर उनको अलग नजर आया कि इस पाठ से वो पाठ अलग है, तो उन्होंने माथुरी वाचना को मूल में रखा और वल्लभी वाचना के पाठों को पाठांतर में स्थान दिया। मतलब एक्स्ट्रा पाठों में, ऑप्शनल पाठों में उसको स्थान दिया। यह आगमों की अंतिम वाचना थी, लास्ट थी। इसके बाद आगमों की सर्वमान्य कोई वाचना नहीं हुई। ये ध्यान में रखने की बात है कि इसके बाद में कोई भी सेमिनार नहीं हुए ऐसे कि जहां पर श्रुत का संकलन किया जा सके, क्योंकि पूर्वधर खत्म हो गए। हाँ, फिर अभी महारासा अलग अलग निकालते हैं, कुछ चेंज करते हैं उसके अंदर, फिर वो महारासा क्या है? क्या चीज? जैसे अभी प्रतिक्रमण के अंदर पहले तो उस समय गाथाएं नहीं थी, फिर से बीच में गाथाएं दी गई वंदना के समय वगैरह, ऐसे ये भी तो फिर चेंज हुए है ना आगमों में। लेकिन है ना, आवश्यक सूत्र का जो मूल संकलन है ना, उसमें फेरफार नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, जो आवश्यक सूत्र है ना, एक्चुअली ये जो डाले हुए हैं इच्छा में परिक्रम पगाम सजाए वगैरह, ये साधुओं का आवश्यक सूत्र है और ये पहले से है ये। अच्छा, हाँ, और ये जो 33 बोलते हैं महारासा, वो तो फिर श्रावक के लिए नहीं है ना महारासा, फिर वो क्यों डाला गया उसके अंदर? 33 बोल वो जानने योग्य है श्रावकों के लिए,
हाँ। जानने योग्य है इसीलिए डाला है कि उसको जानकारी रहनी चाहिए, इसलिए डाल दिया है। एक्चुअली तो 12 अनुव्रत और श्रावक के जितने जरूरी है वो 12 अनुव्रत ही आवश्यक है, हाँ। क्योंकि पहले इतना ही होता था 12 अनुव्रतों का, और प्रतिक्रमण में वंदना और बाकी के पाठ हाँ। 99 अतिचारों के बेंगलोर के प्रतिक्रमण में 33 बोल में नहीं है। उतने ही थे। फिर ये इधर महाराष्ट्र से ही चालू हुआ है, हाँ। न उत्तर भारत में न दक्षिण भारत में, न ही पश्चिम भारत में, गुजरात में भी नहीं था। नहीं है हमारा साहब, अभी भी नहीं है। हाँ, अभी भी नहीं है। तो ये इन्होंने साधुओं का जो प्रतिक्रमण है ना, उसमें से इन्होंने श्रावकों के इसमें डाल दिया कि ये भी आप लोगों के लिए जानने योग्य है, इसलिए करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने परिपाटी डाल दी है। समुच्चयम जो विरोधी नौटोपनी भाषा हमारे गुजरात में भी नहीं है, ये प्रमाण सूत्र और ये बराबर है, नहीं है। गुजरात में भी नहीं है, एमपी में साउथ में और उत्तर भारत में भी नहीं है। इधर तो हमने देखा है, और पश्चिम भारत में कलकत्ता वगैरह, पूर्वी भारत का मुझे नहीं पता, शायद वहां पर भी नहीं है ऐसा, जहां तक मुझे ध्यान है। नहीं है, मध्य भारत में भी नहीं है। वैसे आवश्यक तो 12 अनुव्रत और बाकी 99 अतिचार ही है। हाँ, तभी कहते हैं हमारे साहब के प्रतिक्रमण के लिए कम से कम अपने सामयिक के अंदर हो जाना चाहिए। अभी पूरा घंटा सवा घंटा लगा देते हैं हमारे साहब प्रतिक्रमण करने के लिए, तो काल से ज्यादा हो जाता है ना। उतना तो लगता ही है सब। नहीं, वो बेंगलोर में जल्दी हुए। खैर ये है ना, ये अलग चीज है। और वैसे मैंने कहा ना आपको, आवश्यक 12 अनुव्रत और 99 अतिचार है, बाकी सब ज्ञेयाचार में आते हैं, यानी जानने योग्य है तो उसमें ही आते हैं। तो उसके लिए वो आवश्यक नहीं है कि करना ही चाहिए। अच्छा। लेकिन अभी जहाँ की जैसी परंपरा चालू कर देते हैं ना, वो जीत व्यवहार जैसा हो जाता है। वो एक जीत व्यवहार जैसा कर देते हैं ना कुछ बातें। जी महाराज साहब। आगम लेखन जैन परंपरा का विराट साहित्य 14 पूर्व 12 अंगों में संचित था, किंतु लिपिबद्ध नहीं था। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखना है कि जैसे अपने आगम है ना, वैसे हिंदुओं में भी वेद लिखे नहीं गए थे। वेद लिखे गए थे लेकिन मंत्रों के रूप में लिखे गए थे, बट अर्थ रूप में, सूत्र रूप में भगवान की वाणी चलती रही, लिपिबद्ध नहीं हुई। लिपिबद्ध कब हुई? वीर निर्वाण के 1000 वर्ष के बाद में। अब यहाँ पर बोल रहे कि वीर निर्वाण संवत 827 840 में मथुरा तथा वल्लभी में जो सम्मेलन हुए, उसमें एकादश अंगों को व्यवस्थित किया गया। ठीक है, मतलब लिखा नहीं गया, नया नहीं बनाया, जो था ना उसी को व्यवस्थित किया गया था। मतलब उन्होंने एक रूपता में लेकर, एक सिस्टम में लेकर के आए हो। उस समय क्या हुआ था तो बोलते आर्य रक्षित हुए थे, वो अनुयोगधर थे, तो उन्होंने अनुयोगधर सूत्र की रचना की आर्य रक्षित ने। जो मूल आगम है ना अपने 4 मूल आगम, तो 4 मूल आगम में अनुयोगद्वार भी है ना। हाँ, तो उन्होंने, ये किसने रचा? आर्य रक्षित ने इसकी रचना। तो उसमें द्रव्य श्रुत के लिए पत्तय पोत्थय लिहिय शब्द का प्रयोग हुआ, यानी पुस्तक लिखित। द्रव्य श्रुत यानी पुस्तक लिखित, ऐसा शब्द का प्रयोग हुआ। पत्तय पोत्थ लिहिय यानी पुस्तक के में लिखित, पत्र और पुस्तकों में लिखित, उसको द्रव्य श्रुत कहते हैं। ऐसा आर्य रक्षित ने अनुयोगद्वार सूत्र की रचना में बताया, द्रव्य श्रुत का मतलब बताया। यानी इससे पूर्व आगम लिखने का प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब आर्य रक्षित से पहले लिखा हुआ नहीं मिलता। इससे यह पता चलता है कि श्रवण भगवान महावीर के निर्वाण की 9वीं शताब्दी के अंत में आगमों के लेखन की परंपरा चली, परंतु आगमों को लिपिबद्ध करने का स्पष्ट संकेत देवाधिगणिक क्षमाश्रवण के समय से मिलता है। इस प्रकार आगम लेखन युग का प्रारंभ ईस्वी सन की 5वीं शताब्दी मान सकते हैं। आया ध्यान में? आगम लेखन की, आगम रचना की नहीं, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। हाँ? आगम रचना तो भगवान
महावीर ने जब बोला तभी हो गई, लेकिन जो लेखन है ना वो ईस्वी सन की 5वीं शताब्दी में हुआ। आया क्या समझ में सबको? जी मार साहब। अब ये यहाँ पे थोड़ा फोटो बताया आपको, शुद्ध केवली भगवान महावीर स्वामी, उनका चित्र बताया है। और 7 पट्टधर भगवान महावीर के, फर्स्ट 7 पट्टधर। Learn how agams were created and handed down through the first 7 पट्टधर of भगवान महावीर। अभी अपन ने किया ना 7 पट्टधर। हाँ तो उस तरह से पढ़ी हो वाणी। और ये जो है ना ये पट्ट, ये वो ये ताड़पत्र के ऊपर है ये लिखा हुआ आगम। आपको सिर्फ एक मॉडल के रूप में बता रहे हैं कि कैसे लिखते थे। उस समय की जो हिंदी भी है ना अलग थी। उस समय देखो कुछ कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड लाइन में, फर्स्ट लाइन में अनंत, फर्स्ट लाइन में है अनंत, और सेकंड लाइन में आपको कवल वरण दंसन, हाँ सुसंपन्न, ऐसे कुछ वर्ड्स आपको पढ़ना भी आता है, क्योंकि ये ओल्ड देवनागरी बोलते हैं इसको। ज्यादा करके ओल्ड देवनागरी में हस्तलिखित हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना वो ओल्ड देवनागरी में ज्यादा मिलते हैं। हमारे साथ इसके पहले वाला स्लाइड दिखाइए, इसके पहले वाला जो था वो। हाँ हाँ ये वाला नहीं, इसके बाद का। इसके बाद का यही है। तो अच्छा यही है। हाँ पहले वो जो वाचना का बताया था ना वो शुरू में था, वो दिखाना है क्या? अच्छा अच्छा ठीक, नहीं नहीं वो देख लिया मैंने, वो वाचना का लास्ट वाला स्लाइड देखना था। लास्ट वाला यही है जो इससे पहले दिखाया। नहीं ये तो थैंक यू वाला है। शुद्ध केवली। ओके, इसके पहले का एक तो ये है अपना जो इसका टेबल बना हुआ है वाचनाओं का। बाद वाला हाँ इससे चतुर्थ वाचना वाली, ये वाला आगम वाचना नहीं चतुर्थ वाचना। चतुर्थ वाचना के बाद क्या? वो लाइन में आया तो चतुर्थ, इसके पहले जो चतुर्थ नागर जी, इसके बाद वाला जी, ये वाला तो द्वितीय है। नहीं ये द्वितीय है, ये तो चतुर्थ है। नहीं फोटो जी चतुर्थ वाचना। हाँ ये माथुरी वाचना के वाला। हाँ ये वाला ना जी। हाँ हाँ ये चतुर्थ वाचना है। हाँ ये नागार्जुन सूरी वाला हो गया। और ये पांचवी जो है, पांचवी ये जो है ना ये मथुरा और नागार्जुनीय, ये वल्लभी में साथ में ही चली दोनों जी। आपको मैं दिखाती हूँ पांचवी। और इसके बाद वाली, हाँ हाँ इसके 5 वाली ये चतुर्थ है जी। ये पंचम है। चतुर्थ अभी बताई थी ना आपको अजय प्रसाद जी? जी चतुर्थ बताई थी जी। हाँ अभी ये पंचम है जी। हाँ और इसके बाद फिर ये पंचम जो है ये लास्ट है ना, इसके बाद आगमों की पंचम हाँ लास्ट है। वल्लभी में जो करेक्ट है ये लास्ट है, बराबर है। बोलो। जो ये वाचना होती थी तो सब जिनको जितना याद है वो अपना अपना बताते थे। बताना ही पड़ता था क्योंकि और कुछ अपने पास सपोर्टिव था ही नहीं ना, कोई बुक्स नहीं थी। अभी ये एक ही था कि जो जो ज्ञानधर थे जिनको ये नॉलेज था या जिनको कंठस्थ था, फिर वो बताते थे कि ये है, इतना इतना वो बोल करके बताते थे कि इतने पाठ है। और फिर वो भी रिसाइट करते थे, मतलब रिवाइज भी करना पड़ता था ना उनको भी। हाँ इतना सारे गाथाएं रिवाइज करना। ये महोदया आपने जो कहा कि पहले वो तार पत्र पे संग्रह किया था,
तो वो जो तारपत्र पे था वो कौन सी लिपि में था वो, मतलब वो एक्चुअली उस समय ना ओल्ड देवनागरी लिपि का हो गया था शुरुआत। ये जो ब्राह्मी लिपि है ना, उसमें कोई आगम हमको उपलब्ध नहीं है, कोई भी ऐसे हस्तलिखित आगम। जी जो जी आगम लिपि पत्र जो हस्तलिखित है ना, वो बाद के ही मिलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो समय के नहीं है। जिस समय आगम लिखे गए ना, उस समय भाषा में भी परिवर्तन होता गया। जी, तो उस समय वो जो तारपत्र पर जो लिखे थे आगम जो भी, वो देखने के लिए मिल सकते हैं कहीं भी भंडार में? बिल्कुल मिलते हैं भंडारों में। कोबा तीर्थ में आप दिल्ली में है ना? जी मैं दिल्ली में हूँ। अजय प्रसाद जी, आप दिल्ली में है ना? जी जी मैं दिल्ली में हूँ। हाँ, दिल्ली में आप वल्लभ स्मारक में देख सकते हैं। जीटी करनाल रोड पर वल्लभ स्मारक है ना? वल्लभ स्मारक, अच्छा। हाँ, PLII भोगीलाल नेहरू चंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी। जी 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 वो पता है जी। हाँ, तो वहां पर आप लोग आगम देख सकते हैं। वहां पर काफी अच्छा संकलन है आगमों का। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा, मैंने सुना था कि सारे संकलन गुजरात में हैं और राजस्थान में हैं। गुजरात में, अहमदाबाद में, कोबा में है, गांधीनगर में। जी कोबा में सुना था जी। हाँ, कोबा वालों ने काफी गुजरात का भी और राजस्थान के भी काफी उनके पास कैटलॉग्स का कलेक्शन है। मतलब कैटलॉग्स भी बहुत है, और जो इधर उधर के है ना, उनके भी उनके पास पूरे बने हुए हैं। जी जी उनके पास पूरी लिस्टिंग है उसकी। और वैसे थोड़े थोड़े बिखरे हुए और जगह पे भी मिलते हैं। अभी गुड़गांव में भी है कुछ, मेरठ में भी अभी पता चला वहां पर भी है कुछ। सुशील मुनि आश्रम है दिल्ली में, वहां पर भी है कुछ कुछ बिखरा हुआ मिलता है। अमृतसर में है। अच्छा। और ये अभी सुशील मुनि आश्रम कहाँ है? सुशील मुनि आश्रम का जैन कॉन्फ्रेंस भवन है ना, न्यू दिल्ली, उसके बैक साइड में ही है वो। आप सर्च करेंगे तो इस पे गूगल पे भी मिल जाएगा आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है धन्यवाद। हाँ, और इधर पुणे के अंदर भी शुद्ध भवन में है, जो पुणे भवन में देख सकते हैं। भंडारकर इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे हैं। जी। इस तरह से काफी स्थान, अलग अलग स्थानों पर आज भी है हस्तलिखित प्रतियां। डिस्कशन रखो। और एक ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे आपका पूरा अपना ग्रुप तो बना हुआ है शुद्धप्रज्ञ बैच में जी, तो आप आपस में वीकली एक बार, सप्ताह में एक दिन आप ऐसा ग्रुप डिस्कशन का भी रख सकते हैं। तो सब अपनी अपनी शेयर करें, तो जिनको कोई भी डाउट्स होते हैं या एक दूसरे को बता सकते हैं, वे एक दूसरे को गाइडेंस दे सकते हैं। थोड़ी विचार चर्चा के रूप में रख सकते हैं आपस में। आप हमारे सेशन काफी सारे डाउट्स तो हैं। जैसे कि एक लेक्चर में सुना था कि वो जैन परंपरा में जो दिवाली मनाते हैं, उसका जो उसकी जो किंवदंती है, उसकी जो कथा है, वो मतलब दोबारा से सुनना चाहते थे, जानना चाहते थे कि उसकी क्या कहानी है। हाँ, सही बात है। ऐसे काफी कुछ रहते हैं। तो दिवाली में करेंगे, लेकिन आपने जो वो पता नहीं था, वो बिल्कुल नई बात मुझे लगी, बिल्कुल नया, मतलब नया ज्ञान मिला कि ये तो हमने कभी सुना नहीं था। तो एक तरह से बिल्कुल नई जानकारी थी मेरे लिए। हाँ, सही बात है। वैसे ना कई बातें आपस में भी आप शेयरिंग करेंगे तो एक दूसरे से भी मिल जाती है। और अपना भी एक, अभी जैसे अपना हुआ ना कल संडे को, पिछले संडे को काफी लोग अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे, जब हमने ओरल एक्टिविटी
तो कईयों को प्रॉब्लम्स थे कि संडे को हमें अक्सर नहीं जमता है। तो हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि वर्किंग डेज में कौन सा दिन हम रात को भी रख सकते हैं ओरल एक्टिविटी के लिए। ओरल एक्टिविटी नहीं लेना उनको, ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है उनको, समझते नहीं ऐसा है वीकली नहीं, आप लोगों को देखिए हम फाइनल एग्जाम ही ले सकते हैं। अगर ओरल एक्टिविटी में आप लोगों को दिक्कत आती है लर्न करने में या कुछ प्रॉब्लम एवरी वीक आप नहीं दे सकते हैं, एवरी वीक आप नहीं दे सकते हैं, तो महीने में 15 दिन में एक बार ले लेंगे एग्जाम, दोनों वीक का एक साथ ले सकते हैं। तो उसमें वो ये ठीक रहेगा ये। लेकिन वो भी तो करने के लिए भी हो जाएगा। हाँ वो सब गड़बड़ कर देंगे नहीं, फिर उसमें आपका फिर किस तरह से आपको ओरल ही लेना, आपको ओरल देना चाहिए कि आपको रिटर्न वर्क में आप दे सकते हैं? नहीं आप लोग ओरल ज्यादा ठीक रहेगा हमारा साथ, लेकिन ओरल ही ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन वीकडेज में आपको कौन सा दिन, क्योंकि सैटरडे संडे में कोई मना करते हैं, तो वर्किंग डेज में कौन सा दिन आपको वो सूटेबल है, और टाइमिंग भी आपका कौन सा सूटेबल है वो भी हमें बताइए। आपको अपने अपने नोट्स तो बनाने हैं, आपको फाइनल एग्जाम्स के लिए आप ओरल एक्टिविटी में भी अगर सम्मिलित होते हैं तब भी आपको नोट्स तो बनाने ही चाहिए। ठीक रहेगा जी, फ्राइडे रात में हमारा संभव राइटिंग ही ठीक रहेगा। आप आपस में ग्रुप डिस्कशन करके ना, और आपका हम सेशन हम अरेंज कर देंगे। आपको ग्रुप डिस्कशन करना है किसी भी चीज का, आपको प्राकृत से लैंग्वेज का करना है, जैनिज्म के आगमों के ऊपर का करना है, हाँ, या आपकी कोई भी मेजर दूसरी अदर्स जो समस्या है, प्रॉब्लम्स है, उस के ऊपर भी आपको करना है। तो आपका एक सेशन हम अरेंज कर देते हैं ग्रुप डिस्कशन का। तो आप बताइए टाइम कौन सा वर्किंग डे में और नाइट में करना है, इवनिंग में करना है, या डे मतलब कि दिन में करना है, तो वो आप बता दीजिए टाइम। वीकडेज में तो रात में ही पॉसिबल होगा हमारे साथ, क्योंकि दिन भर ऑफिस रहता है। नहीं तो रात को भी चलेगा हमको कुछ। हाँ तो 8 बजे तो कोई भी दिन चलेगा हमारा सब, एक दिन तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, वो परेशानी नहीं है जी। 8 बजे तो कोई भी दिन चलेगा, 8 बजे कोई दिक्कत नहीं। सबका क्या बोल रहे हैं? रात को 8 बजे मेरे ख्याल से सब फ्री हो जाएंगे हमारा साहब, तो 8 बजे का समय सही रहेगा। 8 बजे मतलब ज्यादा लेट भी नहीं होगा और आप लोग का प्रतिक्रमण वगैरह भी हो जाएगा, तो 8 साढ़े 8 बजे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक रहेगा। 1 घंटा देना है, तो आप सभी इसके लिए एग्री है क्या? के प्रतिक्रमण रहता है मतलब, लेकिन कौन से डे को, कौन से डे को मैम? नहीं कोई सा भी एक डे, कोई भी एक डे ही अपने को रखना है सब। हाँ वीकली वंस ही रखना है ग्रुप डिस्कशन का। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं ना, साथ में हम भी रहेंगे। सब अभी शुरू हो रही है तो भी वही प्रॉब्लम आएंगे ना हमारे साथ। क्या बोल रहे हैं? आमिर की शुरू हो रही है अभी 8 तारीख से, तो वो भी प्रॉब्लम आएंगे हमारे साथ। फिर हमें ना सोच समझ के आप और हम सब मिलके देखते हैं अभी, क्योंकि कल तो नहीं रख रहे हैं हम एक्टिविटी। उसके बाद तो आपके दिमाग में सभी के जो भी आए ना थोड़ा डाल देना, फिर जो रास्ता होगा वो निकाल मध्यम रास्ता काढो, पण 8 बजे नको। अरे मतलब इसकी कोई किताब है क्या? नहीं इसकी कोई नहीं है। नहीं ये सभी है ना अलग अलग जगह से कलेक्ट किए हुए हैं, प्रॉपर जैनिज्म का ये जो है वो, हाँ जैनिज्म का भी सब अलग अलग जगह पर से निकाले हुए हैं आर्टिकल अलग अलग। किसी में आपको कुछ मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा। ऐसे आपको रेफरेंस बुक्स हम बताएंगे तो आपको रेफरेंस बुक्स हो जाएंगे, अलग अलग आर्टिकल दिए हुए हैं। ठीक है। हाँ
तो आप लोग कौन, आप कितने जने एग्री है कि रिटर्न देना है और कितने जने एग्री है कि आपको वो आप ओरल एक्टिविटी देनी है? रिटर्न मार्क्स ओरल मार्क्स ग्रुप पर डाल देना सभी। ग्रुप पे डालेंगे वो ज्यादा सही रहेगा। और राइटिंग और टाइमिंग या डे कौन सा सुटेबल रहेगा वो हिसाब से अगर हम लोग ये ग्रुप पे डाल देंगे। जवाब ग्रुप पे डाल देंगे तो मेजोरिटी जैसा रहेगा उसके हिसाब से फिर हम लोग मतलब सब लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। यही ठीक रहता है कि सब जने का कैसा है उसके अनुसार रास्ता निकालते हैं। लेकिन लेना जरूरी है कि उतना उतना पार्ट रिवाइज हो जाता है ना, तो आपको इजी रहता है आगे फाइनल एग्जाम्स के लिए। अभी मई में फाइनल एग्जाम्स रहेगा आपका। देखिए आपका जो ग्रुप डिस्कशन रहेगा सेशन, वो हम आपका सुनेंगे, आप सभी का आप आपस में करना। जहाँ पर हमको गाइडेंस देने की जरूरत पड़ेगी वहीं हम आपको गाइडेंस के देंगे, बाकी आप आपस में ही डिस्कशन करना, एक दूसरे को क्वेश्चंस करना जो आपका इससे रिलेटेड है, तो उससे आपका पक्का हो जाएगा, परफेक्शन अच्छा आएगा। ठीक है जी जी चलेगा। नमो अरिहंताणम। मत्स्य बंदे पर अभी 8 जय गुरुदेव श्री श्री। हाँ आप टाइम और डे आप ग्रुप के अंदर डाल देना सभी, तो जो मेजोरिटी रहेगा। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पाणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पाणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चारि शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। मथेन लेकिन एक में बता, एक साथ बोलिए मथेन वंदामी। श्रद्धा पूर्वक। हाँ एक बात मुझे ये हमको कि अभी जैसे इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे चैत्र की होली आ रही है 8 तारीख से शुरू हो रही है, रामनवमी आ रही है, फिर अपना महावीर जयंती आ रही है, फिर पूर्णिमा आती है चैत्र की। तो ये सारे इवेंट्स आने से पहले ही अपना एक एक्टिविटी तो जो पिछली है वो तो पूरी कर लीजिए जी मार्सा। तो जल्दी इसका डालिए, क्योंकि फिर वो ज्यादा ड्यू हो जाएगा। फिर बीच में इवेंट्स आएंगे तो इवेंट्स में भी सभी बिजी रहेंगे ना। अभी जैसे आज नवरात्रि चालू हो गए तो फिर आईबी लोली चालू हो जाएगी, फिर रामनवमी, बिल्कुल रामनवमी भी है, फिर वापस महावीर जयंती है, फिर चैत्र पूर्णिमा है, हनुमान जयंती है, मतलब कंटिन्यूअसली इवेंट्स आते हैं। तो इसलिए पहले 5 तारीख 6 तारीख से पहले एक एक्टिविटी पूरी करनी चाहिए अपने को, तो आप जल्दी से जल्दी डाल दीजिए, है ना। सब रिटर्न ले लीजिए। कल का ले फिर कल का जो आएगा वैसा। हाँ ठीक है, तभी अपना डाल दीजिए, फिर जो भी होगा देख लेंगे। टाइमिंग बराबर एंड करूं मीटिंग? हाँ मैम। यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। वेलकम। Maybe this पार्टिसिपेंट्स जारी रहेगा।